सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। जो हमारी आज की वीडियो है ये होने जा रही है हमारी क्लास 3 के लिए एंड इसमें भी आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कि किस तरीके से जो हम सॉल्यूशंस देखते हैं उसका हम कंसंट्रेशन कैसे हम बता सकते हैं। तो इसी में हम एक बहुत इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चंस भी आए हुए पहले, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो वो भी इसी में ही अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वे इज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। अब नाउ क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, हम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, तो हम जो क्वांटिटेटिव है जिसमें हमें क्वांटिटी पता चले, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हमसे एग्जाम में जो सेकेंड वाला है वो भी पूछ लिया जाता है, दैट इज क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, इसमें दो तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। इसमें प्रिसिशन जो है वो लैक करता है। प्रिसिशन क्या होता है वो हमने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के अंदर आप वही जाकर देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करें तो अभी मैं इन्हीं दोनों पे ज़्यादा आपको कंसंट्रेट भी करवाना चाहूँगा। सी डाइल्यूट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सॉल्यूट इज वेरी 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 लेस देन, बहुत कम होता है विद द कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट मान लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक फिगर के फॉर्म में आपको दिखाऊं तो इसमें मैं बोलूँ कि ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये है आपका सारा का सारा सॉल्वेंट, और इसमें जो सॉल्यूट है वो सिर्फ इतना सा है। तो अब इस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इस सॉल्यूट का तो मतलब ही नहीं है, इतना सा सॉल्यूट होने की वजह से उस पर वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ऐसे केस में हम बोल देंगे कि हमारा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का पार्ट है। वहीं कंसंट्रेटेड में बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी में जो कि है हमारे पास सॉल्यूट होता है। With respect to WRT refers to with respect to solvent. I hope this much part is very very clear to you. तो यही था हमारे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर आपको कंसंट्रेटेड का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो इसी में ही हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए पिंक वाला सॉल्वेंट है, तो इसमें इतने ही पोर्शन में, ऐसे थोड़े कम पोर्शन में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तभी हम देखते हैं जो HCl हो गए ये काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें जो कि सॉल्यूट है चाहे उसका जो भी कॉम्पोजिशन रहा हो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट जितने भी रहे हो, लेकिन HCl में अगर मैं वाटर में मिला दूँ तो उसमें HCl और वाटर का जो हमें जो एक बॉटल में जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसमें HCl बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें दिया जाता है और उसमें वाटर बहुत कम क्वांटिटी में होता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट। तो इसमें इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको उतना ही इसमें याद रखना है। आगे हम बढ़ जाते हैं अब अपने क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन पे, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में। इससे ही क्वेश्चन आते हैं, यहीं से ही क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। आई एम इवन गोइंग टू राइट इट ओवर हियर दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। आप जल्दी से इसमें यही लिखा हुआ है कि इसे मेजरमेंट करते हैं हम कंसंट्रेशन का, हमें क्वांटिटी मिलती है जैसे 2.8 ग्राम 2 मोल। इस तरीके से हमें जो कि है एक क्वांटिटी मिलती है प्रिसाइज फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो ये जो है मेजरमेंट ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है फॉर द एक्यूरेसी पर्पस एंड ऑल्सो फॉर द प्रिसिजन पर्पस। तो उस वजह से हमें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके मेथड्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे। एक होता है मास परसेंटेज का, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज का, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, देन मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब हमारे पास होते हैं। मास परसेंटेज की मैं बात करूं तो इसमें हमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं समझना, हम इसमें कोई डेफिनेशन देखने, जो हमें इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि इसमें हमें ऊपर जो कि है सॉल्यूट का मास लेना है, नीचे सॉल्यूशन का मास लेना है, दोनों ग्राम में होने चाहिए, ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में ही होना चाहिए। अब क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने 10% W/W
ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है। तो इसमें क्या मतलब है, ये बताता है कि इसमें 10 ग्राम तो ग्लूकोज है और बचा हुआ मतलब टोटल अगर मैं बोलूँ 100 है, ये हमें एज्यूम करना ऑलवेज कि 100 है टोटल। तो टोटल में से जो हमें परसेंटेज दी हुई है उसको हम बोल देंगे कि 10 ग्राम इसमें जो कि है ग्लूकोज है, और 100 माइनस 10, 100 में से 10 गया कितना बचा 90, तो इसमें 90 ग्राम वाटर है। और ये टोटल कितना होता है, टोटल होता है इन दोनों का 100, मतलब सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम्स। ये ऑलवेज होता है। और अनटिल अनलेस आपसे किसी सॉल्वेंट का नाम ना दिया जाए, आप हमेशा सॉल्वेंट वाटर को ही एज्यूम करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज में सेम केस रहेगा, बस उसमें मास है इसमें यहाँ पे ml में, वॉल्यूम हमें लेना है ml और ये भी ml। एक और चीज़, ये दोनों यूनिट लेस होते हैं, क्यों? क्योंकि ग्राम और ग्राम आपस में कट हो जाएगा तो इसकी यूनिट बचेगी ही नहीं, तो ये दोनों ही यूनिट लेस हो जाते हैं। अगेन इसमें परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से बोलूँ मैंने 10% इथेनॉल का सोल्यूशन लिया है वाटर के अंदर, तो ये बताता है कि इसमें 10 ml इथेनॉल है और 100 ml इसमें सोल्यूशन है। तो V by V वॉल्यूम परसेंटेज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्वेंट। अगेन सॉल्वेंट में मैं वाटर भी मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंटिल अनलेस स्टेटेड हम सॉल्वेंट को वाटर ही लेते हैं। देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसको ओरली बता देता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसको अपने पास लिख भी सकते हैं, दैट इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू में 100 आप कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा अपना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एनसीईआरटी में हमें सिर्फ इतना दिया गया है, दैट इट इज यूज्ड इन मेडिकल एंड फार्माक्यूटिकल कॉन्टेक्स्ट से हमसे पूछा भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, इसका रेलेवेंस नहीं बनता, तो हम इसको इतना ही रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है पार्ट्स पर मिलियन। ppm आखिर होता क्या है देख लेते हैं इसे भी जल्दी से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप इसमें किसी को भी ले लीजिए, आप इसमें चाहे मास बाय परसेंटेज को ले लीजिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को ले लीजिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को ले लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको वही यहाँ पे लेके सेम टू सेम। लेकिन पहले आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हर केस में, अब आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई ना करके आपको इसको डायरेक्टली 10 to the power 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 6 जीरोज आते हैं, आप मिलियन कोई भी करके देख लीजिए, मिलियन के बाद आपको 6 जीरोज देखने को मिलेंगी। तो उन 6 जीरोज को दिखाने के लिए आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करके 10 to the power 6 से इसको मल्टीप्लाई आपको करना होता है। इसी तरीके से एक पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, लेकिन क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी में और आपके करिकुलम में गिवन नहीं है तो आपको उसको जानना भी नहीं है, अदरवाइज आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बस इतना आप याद रख लीजिएगा, एक होता है पार्ट्स पर मिलियन और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन। लेकिन अगर आप फिर भी इसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसमें एक स्लाइड चेंज हो जाएगा कि इसकी वैल्यू बदल जाएगी यहाँ से 10 to the power 6 की जगह। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन वाली वैल्यू आपस में मर्ज कर देंगे। हमें एनसीईआरटी में क्लियरली एक चीज़ बताई गई है, दैट 5.8 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन सी वाटर। अब सी वाटर एक बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है, अब उसमें अगर इस तरीके से ऑक्सीजन मेजर करते चले तो हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं, और इसमें हमें क्लियर डेटा दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इस वजह से आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में याद करके रख लेना है। मोल फ्रैक्शन पे मैं आ जाऊँ तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स। इसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय हम इजी करेंगे। सी, हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में एक जगह ये वाला सॉल्यूशन है और एक जगह ये वाला सॉल्यूशन है। मैंने क्या करा, मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस ए वाले के मोल फ्रैक्शन बता दो और इस बी वाले का मोल फ्रैक्शन बता दो। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एक्स ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स टोटल। टोटल मोल्स कैसे आएंगे, इसके मोल्स और इसके मोल्स मिला के। अब इसके मोल्स को मैंने क्या बोला था, एन ए, तो दूसरे वाले के मोल्स को मैं क्या बोल दूंगा, एन बी। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। वहीं मैं अगर बी वाले के लिए बात करूँ तो एक्स बी हो जाएगा इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि टोटल मोल्स हमेशा सेम ही रहेंगे। बस आपको ऊपर उस वाले के मोल्स लेने हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशंस हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं तो हमसे सिर्फ एक्स ए और एक्स बी ही पूछा जाएगा, और आपको बता दिया जाए कि एक्स और एक्स बी का सम एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये बात आपको अपने माइंड में फिट करके रख लेनी है। मोलालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मोलालिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास, अगर मैं ए को सॉल्यूट बोलता तो मैंने जो सॉल्वेंट है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगा।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट, D स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड A स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट इन केजी। इसमें मास आना चाहिए हमारा केजी के अंदर। एक चीज़ हमसे मिस हो गई जो कि थी मोलारिटी। मोलारिटी में क्या होता है, सॉल्यूट के मोल्स हम लेते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी हो कि अभी तक हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी थी मोलारिटी वाली, ये सारी यहाँ से ऊपर तक, पूरी यहाँ तक, इन सब में नीचे हमेशा सॉल्यूशन की बात होती थी। हर जगह सॉल्यूशन हमें देखने को मिला था। लेकिन जहाँ पे मोलारिटी आई वहाँ पे सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया। तो ये एक इसमें यूनिकनेस है मोलारिटी में कि इसमें नीचे हमें सॉल्यूशन का ना लिखे, हमें सॉल्वेंट का लेना होता है। मोलारिटी में हो तो इसमें हमें यही फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें मास की जगह हमें नीचे वॉल्यूम ले लेना है और इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और वॉल्यूम अगर हम मास केजी में ले रहे हैं तो वॉल्यूम हम किस में लेंगे, लीटर्स में लेंगे इन मोलारिटी। नीचे इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आपसे मैं बोलूँ हम एक NaOH का सोल्यूशन है, उसकी मोलारिटी 0.25 m है, तो हम बोलेंगे 0.25 मोल NaOH मिलाया गया है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। और अगर मैं बोलूँ किसी की मोलारिटी, किसी की नहीं, KCl सोल्यूशन की मोलारिटी 1 m है, मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक स्पेशल केस हमारी NCERT में हमें देखने को मिलता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंटीफ्रीज। तो एक एंटीफ्रीज की तरह काम में आता है। एंटीफ्रीज क्या होता है, जो कि कम कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट इसका वाटर का टू द 255.4 केल्विन, जो कि -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैसे हमें पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट अ सेकेंड, यस 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम करके इसको -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ये बात NCERT में गिवन है, आपसे पूछी जा सकती है, आपको इसे याद रखना है। इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं रियल लाइफ में, इसलिए होते हैं हमें एक बार पता चल गई एंटीफ्रीज है तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा, तो जहाँ भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट कम करना होगा हम इसको वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नाम याद रखना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इन कंसंट्रेशन मेथड्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। क्या डिमेरिट्स और मेरिट्स हो सकते हैं, क्या तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे या फिर टेम्परेचर के डिपेंड करेंगी। अब जिसमें भी वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिसमें भी वॉल्यूम के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे मास आ जाए, तो मास तो वॉल्यूम पे मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो वाली टर्म टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और जिसमें वॉल्यूम आता है वो करेगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम खुद ही टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है। PV = nRT फॉर्मूला जो था हमारी क्लास 11th में, उसमें आपने वाली बात पढ़ रखी है। तो मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। वहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट में मोलारिटी आ जाती है, जो कि चेंज हो जाती है विद द टेम्परेचर। जैसे वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर की वजह से मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया, इसे भी हम देख लेते हैं। इमेजिन यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विद शुगर डिसॉल्व्ड इन इट। हमारे पास एक ग्लास में पानी है बहुत सारा, और इसमें शुगर को हमने मिलाया हुआ है। शुगर मिली हुई है तो हमें अलग से दिखेगी नहीं। इफ यू वांट टू प्रिसाइसली नो हाउ मच शुगर इज इन द सॉल्यूशन, यू नीड अ क्वांटिटेटिव मेजर लाइक मास परसेंटेज और मोलारिटी रेदर देन वेग डिस्क्रिप्शन लाइक डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर हम इसमें बोला क्या जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि अगर आपको पता करना है कि इसमें कितनी चीनी है, हाउ मच इज द शुगर, तब अगर हमसे ये पूछा जाए इसमें चीनी कितनी है, तो हम ये तो बताएंगे नहीं कि डाइल्यूट कंसंट्रेटेड है। क्यों, उसका तो वैलिड ही नहीं, क्योंकि हमसे क्वांटिटी पूछा। क्वांटिटी हमें बताने के लिए ऑब्वियसली क्वांटिटी मेजर लेने पड़ेंगे, जैसे कि मास परसेंटेज में हम बता सकते हैं, फिर हम मोलारिटी में भी बता सकते हैं। Visual representation में consider diagrams showing different solution with varying concentration expressed by different colors. Molarity can be depicted as the volume of solute poured in a fixed volume of solvent, while molality can be represented by the mass of solute dissolved in a fixed mass of solvent। ये बात को ध्यान में रखने वाली है नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा। और यही होती है हमारी आज की वीडियो खत्म। अगली जो हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। ये वाली टॉपिक में हमने खत्म कर दिया अपनी सारी की सारी एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स। आई होप समझ में आई होंगी। कभी भी समझ में नहीं आए हैं, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।